हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा फॉर क्लास 12th। और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे 25.1 केजीस इन क्लास 12th। और इस एक्सरसाइज में जो वेक्टर का सिर्फ डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग पहले डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में उसी वर्ड से रिलेटेड जो भी मैं डिफाइन करूँगा उसी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स जो मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ, ये सभी वर्ड्स पूरे वेक्टर अलजेब्रा में यूज होने वाला है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि उस वर्ड्स का उसे मतलब पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखेंगे और वीडियो को आप फटाफट से कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर और स्केलर की, कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि स्केलर एंड वेक्टर। तो अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर का मतलब होता है एक नंबर, है ना, कोई भी एक नंबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि स्केलर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड बट डज नॉट पॉजेसेस डायरेक्शन, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। आप लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेक्टर पढ़ चुके हो, तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी में इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें सिर्फ ये जो पहला जो लेक्चर है इस वेक्टर का, इसमें ज़्यादातर आपको डेफिनेशन से ही मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ खास चीज़ें भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा नल वेक्टर का यूज कैसे करना है, यूनिट वेक्टर का यूज कैसे करना है, आप अपने क्वेश्चंस में कैसे यूज करोगे और आप अपने क्वेश्चंस को कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब आप कर पाओगे जब आपको पता हो कि नल वेक्टर का यूज कैसे करना है, यूनिट वेक्टर का यूज कैसे करना है, पोजीशन वेक्टर का यूज कैसे करना है। इन सब के बारे में आज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग देखना, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले स्केलर पे। तो स्केलर क्या होता है? स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये बात आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, है ना। डज नॉट पॉजेस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। किसमें? स्केलर की बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सा ये स्केलर है, कौन सा ये वेक्टर है। देखो, मास क्या होता है? स्केलर होता है। वॉल्यूम स्केलर, टेम्परेचर स्केलर है ना। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब ये होता है कि उसका जो कुछ वैल्यूज, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 5 kg, तो 5 जो है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? नंबर है, यानी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी। अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर इज ए क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड भी होगा, ऑल्सो रिलेटेड टू अ डेफिनेट डायरेक्शन, और कोई फिक्स डायरेक्शन भी होगा। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वेक्टर हम लोग बोलेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा, यानी कोई फिक्स डायरेक्शन भी होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर, वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप बात कर लो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है ना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सभी एग्जांपल्स आप अगर याद रखोगे तो आप ये कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि कौन सा हमारा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आप समझ गए। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना वेक्टर से। a vector is represented by directed line segment, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखा दूं, देखो, लाइन सेगमेंट, पहली बात तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स्ड होता है ना, दोनों एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। तो देखो, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, ठीक है,
एक लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंडिंग पॉइंट मैंने फिक्स रखा, एक का नाम दे दिया ए, इसका नाम है बी, ठीक है ना। अब इसमें मैं कोई डायरेक्शन भी दूंगा, ठीक है, तो डायरेक्शन देने के लिए मैंने इस तरह से एरो दिया, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ए बी वैक्टर है इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसका डायरेक्शन ए से बी की ओर है। तो ये जो हमारा ए है ये क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और ये जो हमारा बी कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो ए बी वैक्टर अगर लिखना होता है हम ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे ए बी पे ऐड हो इस तरह से, तो ये हो गया ए बी वैक्टर, ए से बी की ओर, यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसका डायरेक्शन है ए टू बी, तो उसको बोलेंगे ए बी वैक्टर, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग इसको स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ए बी वैक्टर है, इसको मैंने ए वैक्टर नाम दे दिया इस तरह से, तो ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी वैक्टर को स्मॉल ए वैक्टर नाम दिया है, ठीक है, ऐसा भी हम लोग दे सकते हैं। अच्छा, तो इसका जो लेंथ होगा यानी ए बी का जो लेंथ होगा उसको हम कैसे दिखाएंगे, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग मॉडुलस का यूज करते हैं, मॉडुलस ए बी, ठीक है। ए बी वैक्टर का जो मॉडुलस होगा वो क्या बताएगा, इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ बताएगा, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा। इसका मतलब ये जो मॉडुलस ऑफ ए बी वैक्टर है ये क्या बता रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बता रहा है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो लेंथ कौन बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का हम लोग ये मॉडुलस ले लेंगे, वो क्या बताएगा, उस वेक्टर का लेंथ बताएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से कि एक ए बी लाइन से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ए बी वैक्टर बोलते हैं, या फिर उसको स्मॉल लेटर स्मॉल ए वैक्टर बोल सकते हैं, या स्मॉल बी वैक्टर बोल सकते हैं, या स्मॉल सी वैक्टर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें बहुत सारे आपको ये वर्ड्स मिलेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, जिसका यूज पूरा एक्सरसाइज में होना है, या फिर आप कह लो पूरा वेक्टर में यूज होना है, ठीक है ना। यही वो चीज़ें हैं जो कि बच्चों को नहीं पता होने के कारण उसको वेक्टर टफ लगने लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लोग देखना, ठीक है। देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं नल वेक्टर की, ठीक है ना, नल वेक्टर, या फिर आप कह सकते हो जीरो वेक्टर, है ना, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। देखो, जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। जीरो वेक्टर में हमें क्या देखना है कि अगर ये वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। तो नल वेक्टर के खास बात ये है कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई वेक्टर मान लो कि ए बी वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो उसका मॉडुलस लगा देते हैं, और ये अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे, ये जीरो वेक्टर है। और क्या होगा, अगर मान लो कि मॉड ऑफ ए बी है, यानी कि ए बी वैक्टर है, इसका मॉडुलस जीरो आया तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो ये जो हमारा ए बी वैक्टर है इसको अगर हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करें तो ऐसा ही बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो या तो आप ऐसे बोल लो या तो ये बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर ए बी वैक्टर को हमने स्मॉल ए वैक्टर नाम दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या होगा, डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा किसका, जीरो वेक्टर का, तो डायरेक्शन इज अनडिफाइंड, डायरेक्शन अनडिफाइंड होगा, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है किसका, नल वेक्टर का, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई चीज़ है, अगर मैंने ऊपर फेंका, ठीक है ना, वापस मेरे हाथ में आ गया, तो जहाँ से ये चला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता किसका, नल वेक्टर का। अच्छा, तो ये हो गया नल वेक्टर। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, मैग्नीट्यूड होगा वन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड
इज यूनिट। मैग्नीट्यूड कैसा होगा? यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट मतलब 1, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इज यूनिट, यानी कि इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, अगर इसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर ए बी है, इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और अगर मान लो ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को अगर मैं स्मॉल ए से डिनोट कर दूं, ठीक है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मान लो किसी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या कहलाएगा? देन ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है कितना? 1। अच्छा, तो अगर ये यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका है ना। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ए कैप। ए कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना। अगर ए वेक्टर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको हम लोग ए कैप से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये डिफाइन कैसे होता है? तो डिफाइन ये होता है इस तरह से कि ए कैप इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। और ये इस तरह से डिफाइन होता है ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना। ये इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैंने ए वेक्टर यहाँ से निकाला, ए वेक्टर अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर और डॉट ए कैप। तो यहाँ पे आप देखोगे कोई भी वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप देखो ये जो मॉडुलस है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मैग्नीट्यूड। तो 100% ये क्या बता रहा होगा? डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ ये हो गया डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये किस काम आता है? हमारे डायरेक्शन देने के काम आता है। कौन? यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर क्या करता है? वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले वेक्टर पे बात करने जा रहे हैं, यानी कि फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में हम लोग जो भी वेक्टर्स पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है इफ़ अ वेक्टर इज शिफ्टेड इन स्पेस एंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम एंड इट गिव्स सेम फिजिकल इफेक्ट देन इट इज अ फ्री वेक्टर अदरवाइज लोकलाइज वेक्टर्स। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा वेक्टर जिसको अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर दें तो इसका फिजिकल इफेक्ट में कोई फर्क ना पड़े, ना डायरेक्शन चेंज हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री वेक्टर्स हम उन वेक्टर्स को बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर मान लो ये है ना, कोई वेक्टर मान लो ये वेक्टर है, ठीक है ना, ये है, और मान लो कोई वेक्टर ये है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, उठा के मान लो हमने यहाँ पे शिफ्ट करना चाहा, तो अगर इस वेक्टर को उठा के अगर यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, तो इसके कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आया, ठीक है, और ना ही डायरेक्शन में चेंज आया। इसको मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो भी फिजिकल इफेक्ट था सेम फिजिकल इफेक्ट यहाँ पे मिला, ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है? फ्री वेक्टर्स है, ठीक है ना। और जो भी हम लोग मैथमेटिक्स में वेक्टर्स पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब मान लो कोई वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, ठीक है ना, तो इसके मान लो कि कोई फिजिकल इफेक्ट में कुछ चेंजिंग आया, मान लो लेंथ में चेंजिंग आ गया, डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो है फ्री वेक्टर्स नहीं, उसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है ना। जिसको पैरेलली शिफ्ट करने पर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाए उसको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे, फ्री वेक्टर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स में जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं वो फ्री वेक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स में। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसी को लेकर के कि पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स को लेकर के कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है 2 और मोर वेक्टर्स, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल
are said to be parallel if they have the same support or parallel support, ठीक है ना। These vectors may have equal or unequal magnitude and direction may be same or opposite। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आपके सामने कुछ ऐसा वेक्टर्स है, मान लो कि ये एक वेक्टर है जिसका नाम हमने दे दिया ए वेक्टर, ठीक है ना, और मान लो कोई एक और वेक्टर है ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम हमने दे दिया बी वेक्टर, ठीक है। तो आप देखोगे ये बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है ना, और डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका जो लेंथ है और इसका लेंथ डिफर है, तो ये आपस में क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेम ही वेक्टर्स हो, एक ही वेक्टर्स हो, मान लो कि ये है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसको ए वेक्टर, और यहाँ से यहाँ तक इसको नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है ना। और जैसे मान लो ये ए है और ये बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये जो आपको दिख रहा है ए बी वैक्टर यानी कि ए वैक्टर और ये बी वैक्टर, ये भी पैरेलल कहलाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये कोलिनियर भी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पैरेलल कैसे हो गया, ये चीज़ें पैरेलल थोड़ी ना है इसके, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में हम लोग फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वेक्टर्स को उठा के, ये जो बी सी वैक्टर है इसको उठा के मैं पैरेलली यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ, ठीक है ना। अगर मैं बी सी को उठाया ऐसे और मान लो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा हाँ ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशंस और ये लगता है कि मान लो कि अगर कोई वेक्टर ऐसा है कि मान लो हमने वेक्टर ले लिया ऐसा कि ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया, मान लो एक छोटा सा वेक्टर लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये पैरेलल होंगे? हाँ बिल्कुल पैरेलल होंगे, ठीक है ना। ये भी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्शन डिफरेंट है, देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्शन में भी सेम और अपोजिट, तो डायरेक्शन सेम या अपोजिट हो सकते हैं लेकिन पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तभी उसको बोलेंगे पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ से एक कंडीशन और अराइज होता है कि जो कि क्वेश्चन में यूज होता है, क्या कि अब अगर आप देखोगे कि जितना भी पैरेलल वेक्टर्स है या फिर कोलिनियर वेक्टर है उसमें एक कंडीशन है ना इक्वल है। क्या क्या इक्वल कंडीशन है वो देखना कि अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इतना तो कंफर्म है ना कि इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, यानी कि इसका कुछ पर्टिकुलर टाइम्स होगा ये, जैसे मान लो इसका 2 टाइम्स ये है, इसका 3 टाइम्स ये, इसका 4 टाइम्स हो सकता है इसका 1.5 टाइम्स ये हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका 0.5 टाइम्स ये है या फिर 0.3 टाइम्स ये है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो मैंने बोल रहा हूँ कि 0.5 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ए वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा लैम्डा ऑफ बी वेक्टर के। तो बोलोगे सर ये कैसे आ गया, देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि b में मैंने कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया और वो a वेक्टर के बराबर आ गया, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ a वेक्टर, या तो आप ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लैम्डा होगा ये क्या है, ये कोई नंबर्स होंगे 2 3 4 8 5 1.5 1/3 1/7 ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर ये दो वेक्टर कोलिनियर है तो भी हम ये कंडीशन लिख सकते हैं, यानी कि पैरेलल हो या फिर कोलिनियर हो, दोनों के लिए हम लोग सेम ही कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमने ऐसे बोल दिया कि यहाँ पे ये देखो ये जो हमारा ए बी वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो ए बी वेक्टर है ये ए सी वैक्टर, मान लो हमने लिख दिया लैम्डा ऑफ ए सी वैक्टर के बराबर होगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे जो ए बी वैक्टर है और ये लैम्डा ऑफ ए सी, यानी कि लैम्डा, ये जो हमारा लैम्डा होगा ये कोई नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे ए सी से तो वो ए बी के बराबर हो सकता है। हाँ ये अलग बात है कि लैम्डा की वैल्यू 1 से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ए सी जो है अपने आप में इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड, इसका कम मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि ए सी में हमने जो लैम्डा मल्टीप्लाई किया हो वो 1/3 कर दिया या फिर 1/4 कर दिया तो बराबर हो गया किसके, ए बी वैक्टर के, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर ना देकर हम लोग क्या लिख देते हैं, लैम्डा लिख देते हैं, कोई एक नंबर आ गया जिसको ये बैलेंस कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हो, ये सब जो कंडीशन आप देख रहे हो ये किसका है, ये कोलिनियर वेक्टर का है या फिर आप पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे लाइक एंड अनलाइक वेक्टर पे, है ना। तो ये 5वां नंबर क्या है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है ना। तो पहले अगर हम लोग लाइक वेक्टर की बात करें तो हम ये बोलेंगे टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक वेक्टर। तो उसको हम लोग लाइक वेक्टर बोलेंगे, है ना। दो पैरेलल लाइक वेक्टर, अगर दो पैरेलल वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने नाम दिया ए वेक्टर, और ये एक और मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, ये, और ये इसका नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। तो ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल भी और सेम डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो अनलाइक वेक्टर क्या होगा, तो टू पैरेलल वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। अगर दो पैरेलल वेक्टर, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा वेक्टर है ए वेक्टर है ना, और एक और वेक्टर हमने ले लिया ये, और ये आप देखोगे ये पैरेलल है और ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक का डायरेक्शन इस और एक का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अनलाइक वेक्टर है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो, तो बहुत ही आसान था। अच्छा, अब हम लोग इसमें 6 टॉपिक पे बात कर लेते हैं। 6 नंबर पे हम लोग क्या बात करेंगे, अभी हम लोग देखिए लाइक अनलाइक वेक्टर देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर की, को इनिशियल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, है ना, वेक्टर्स whose इनिशियल पॉइंट आर सेम, है ना। अगर सेम ही इनिशियल पॉइंट है तो इसका मतलब वो क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर होगा। जैसे मान लो हमने एक वेक्टर ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर, एक ले लिया इस साइड, मान लो ये नाम दे दिया हमने बी वेक्टर, ठीक है ना, एक इधर ले लिया, ये ले लिया हमने सी वेक्टर, ठीक है, और एक इधर ले लिया, और ये मान लो डी वेक्टर। तो ये सभी जो आप देख रहे हो कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, सबका स्टार्टिंग इसी पॉइंट से है, यानी एक ही इनिशियल पॉइंट है, और ये इसका टर्मिनल है, ये इनिशियल, ये इसका टर्मिनल, ये इनिशियल, इसका टर्मिनल है, डी वेक्टर का ये इनिशियल, ये टर्मिनल है। तो आप लोगों ने देखा कि एक ही इनिशियल पॉइंट है इन सभी वेक्टर्स का, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो भी मैंने अभी पढ़ाया है इससे से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है ना। तो फाइनली अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 25.1 केसी सिन्हा क्लास 12, ठीक है ना। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल वेक्टर का जो बेसिक है, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया है उस पर ये बेस्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर करेगा ये सभी क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमें ये बताना है कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप फिजिक्स में भी देख चुके हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन की बात करूँ 5 सेकेंड्स, तो 5 सेकेंड्स क्या है, ये टाइम है, तो टाइम क्या है, स्केलर है ना, तो ये स्केलर हो जाएगा। अगला है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये स्पीड है, तो स्पीड क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। अच्छा, अगला है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये डेंसिटी है, ये भी क्या है, स्केलर है, ठीक है ना। अच्छा, अगले में बात करूँ 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लेना, ये सब आप लोग से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर स्केलर एंड वेक्टर। फिर से बताना है स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये भी आप बना लोगे, आप लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेक्टर पढ़ चुके हो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो हमें रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रिप्रेजेंट करना है किसको, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो ये भी आप बना लोगे, आप लोग फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वेक्टर पढ़ चुके हो। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 मीटर, किसमें जो पहला क्वेश्चन है,
ऑफ 40 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो करना क्या है हमें कि हमें एक ग्राफ बना देना है, यानी कि हम लोग दिखा देंगे कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है ना। अच्छा, हमें क्या दिखाना है, 40 मीटर दिखाना है। 40 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ये हो गया किसका, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किधर है, वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट कितना, 30 डिग्री। तो साउथ से वेस्ट 30 डिग्री, मतलब इस तरह से दिखाएंगे हम लोग, साउथ से वेस्ट हमारा 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है ना। और इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कितना दिखा देंगे, इसकी मैग्नीट्यूड दिखा देंगे 40 कितना मीटर। तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको अगले को भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। तो मैं अगले क्वेश्चन में बात करूँ 5 नंबर। इन द एडजॉइनिंग फिगर विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोइनिशियल या इक्वल, ठीक है ना। अच्छा, इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग 5वें क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो 5th क्वेश्चन में है, फोटोज दिया हुआ है ना, एक फोटो दिया हुआ है कुछ इस तरह का, आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में कि इस तरह कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे है सी वेक्टर, ठीक है, और इधर दे दिया है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे नाम है डी वेक्टर, ये है डी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे कुछ इस तरह से डाला है इसने बी वेक्टर, और ये एरो इस साइड है ना, और ये वाला एरो इस साइड है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे है ए वेक्टर, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो बता रहा है क्या, एक 1 यूनिट बता रहा है, ये जो है क्या बता रहा है, 1 यूनिट बता रहा है, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोलिनियर कौन कौन है, कौन कौन जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो कोलिनियर पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि पैरेलल कौन सा है या फिर एक ही लाइन में कौन है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखो ये जो ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ये पैरेलल है, ठीक है। और ये जो ए वेक्टर है और ये जो डी वेक्टर है, ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। या फिर आप सी वेक्टर या डी वेक्टर बोल सकते हो, ये भी क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर हो या फिर पैरेलल हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे कोलिनियर कौन कौन है, तो ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। हालांकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कोलिनियर में क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये सभी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की बात करो, को इनिशियल वेक्टर। इसी में अगला क्वेश्चन क्या है, को इनिशियल वेक्टर। तो एक ही पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट है इसी से कौन स्टार्ट हुआ, सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, बी सी डी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब है इक्वल वेक्टर। तो जो मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो आप देखोगे ए वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है। तो क्या बोलेंगे इसको, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 8 तक, ये सभी इसी फिगर में बेस्ड क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोग ये सब बना लोगे। तो अब मैं अगले क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग है। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एंड फॉल्स। तो ये सभी क्वेश्चंस है, इसे बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, ये समझो आपके लिए एक थ्योरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आगे भी यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर एंड -2a वेक्टर आर कोलिनियर। तो बिल्कुल ये कोलिनियर होगा, क्योंकि ए वेक्टर और -a वेक्टर का मतलब आप लोग ये समझते होंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ये तो मैग्नीट्यूड तो डिफर है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, लेकिन पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये भी ए वेक्टर, ये 2a वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ए वेक्टर ये रहा, अगर ये ए वेक्टर ये होगा, तो -2a वेक्टर क्या होगा, -2 यानी कि डबल होगा। तो इसके लेंथ में ये डबल होगा, और
डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये हो जाएगा -2a वेक्टर हो गया, ठीक है ना, माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो कि पैरेलल भी होगा, कोलिनियर भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, a एंड -2a वेक्टर आर कोलिनियर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पे आते हैं, ए वेक्टर और -a वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये कोलिनियर तो है, चूंकि ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कोलिनियर तो होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है, तो ये भी लाइन ट्रू लिखा हुआ है कि ये कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए। यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफर है, डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लस में तो ये माइनस में। अच्छा, इफ t इज अ स्केलर देन a वेक्टर एंड ta वेक्टर आर कोलिनियर। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर अगर कोलिनियर है तो इसको हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर a वेक्टर और a वेक्टर अगर ये कोलिनियर है, दो वेक्टर अपने आप में तो कोलिनियर होगा ही होगा, तो इसको हम लोग a वेक्टर और इज इक्वल टू t इंटू a वेक्टर बोल सकते हैं। ये अलग बात है, यहाँ पर t की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हैं इफ t इज अ स्केलर देन a वेक्टर एंड ta वेक्टर आर कोलिनियर। यहाँ पर t क्या है, कोई स्केलर है, t क्या है, कोई स्केलर, इसने बोल दिया है, तो ये लाइन बिल्कुल इसका सही है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगले पे आते हैं, मॉड ऑफ -2a वेक्टर इज इक्वल टू -2 इंटू मॉड ऑफ a वेक्टर। तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो -2a वेक्टर है तो -2 मॉड से बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये -2 ही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगले पे आते हैं, इफ t इज अ स्केलर देन मॉड ऑफ t इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू टी इंटू मॉड ऑफ ए वैक्टर। तो ये भी अलग हो सकता है, यानी कि ये भी फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि t पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू भी आएगा, ठीक है ना, प्लस आएगा या फिर माइनस आ सकता है, तो यहाँ पे ये डिफर हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, इस पे आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ -3a वेक्टर इज थ्राइस दैट ऑफ a वेक्टर, ठीक है ना। तो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इसका ये थ्राइस है, इसका 3 गुना करेंगे तो ये आएगा। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है, ये अलग बात है, लेकिन इसका 3 गुना ये है। माइनस यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि ए का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसका माइनस बस ये बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आगे में 1 है कोएफिशिएंट, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका 3 टाइम्स ये है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं, इफ t इज अ स्केलर देन मॉड ऑफ ta वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ t और मॉड ऑफ a। तो बिल्कुल ये सही है। देखो यहाँ पे अगर t पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मॉडुलस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी क्या है, ट्रू है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे, ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में क्या था कि जो भी मैंने आपको बताया वो बेसिक डेफिनेशंस था, ठीक है ना, जिसका यूज आगे भी होगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस में आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और भी ज़्यादा मैं आपको थ्योरीज बताऊंगा जिस पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो बस आज के वीडियो यहीं तक रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले एक्सरसाइज पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।